जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूनिक एकेडमी की क्लास में। आज हम बायो की क्लास करेंगे, जैसा कि चैप्टर फर्स्ट हमारा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले और दूसरे लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक कंप्लीट किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट हो गया था हमारा, और जैसा कि एनिमल में न्यूट्रिशन, ये पूरे टॉपिक्स कवर हो गए थे लेक्चर 2 तक। आज हम लेक्चर 3 को कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने लेक्चर फर्स्ट में और 2 के नोट्स बहुत अच्छे बनाए होंगे जिस तरह बताए जा रहे हैं। आज लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे रिस्पिरेशन के बेस्ड पे क्वेश्चंस, मतलब रिस्पिरेशन पे पूरा डिटेल टॉपिक होने वाला है डिस्कस करने लायक, ठीक है। और इसके बाद आपका लेक्चर 4 आएगा ट्रांसपोर्टेशन पे, लेक्चर 5 आएगा एक्सक्रीशन पे। लेक्चर 5 तक हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे, इसीलिए हम पहले से ही टॉपिक्स को लिख के रखते हैं, जिसको आपको बस समझाना रहता है, बताना रहता है किस किस प्रकार क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इससे क्या रहता है कि आपका लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं बनता और छोटे लेक्चर्स में ही सारी बातें समझा दी जाती हैं, ठीक है। आप बस नोट्स अच्छे से बनाइए और जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से करिए, और अपने बुक्स में आप जो फिगर्स, बायो में फिगर्स को बनाना बहुत अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप ज़रूर अच्छा इस मार्क स्कोर कर जाएंगे अपने एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। लेक्चर नंबर 3 बायो लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th, ठीक। जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक हमने लेक्चर 2 तक 30 तक कवर किया था, 30 तक हमारा टॉपिक कवर हुआ था। आज हम लेक्चर 3 देखेंगे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस, रिस्पिरेशन क्या होता है? रिस्पिरेशन एक तरह की वो कैटाबॉलिज्म, मतलब एक तरह की प्रोसेस है एनर्जी को रिलीज़ करने की। ऐसे भी आसान भाषा में कह सकते हैं, रिस्पिरेशन एक तरह की प्रोसेस है एनर्जी को रिलीज़ करने की। मतलब अब इसको बायो की लैंग्वेज में कहें तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। ये जिसमें कि एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एरोबिक और एनारोबिक को डिस्कस करते हैं। एरोबिक क्या होता है? एरोबिक होता है मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिस्पिरेशन होता है तो उस केस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। ये एरोबिक का केस है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। एरोबिक को हिंदी में वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। इसको आप एक तरह से देख सकते हैं। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली वो है इसका फार्मूला इसका आने वाला है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन डिटेल में अच्छा टॉपिक है, बात करेंगे, ठीक है। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है इसका फार्मूला देखेंगे तो ये ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल्स का रहता है। ग्लूकोज हमारा कितने मॉलिक्यूल्स का रहता है? 1 मॉलिक्यूल्स का। तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का नाम है, ठीक है। ध्यान रखिए, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स का रहता है। अब पायरुविक एसिड से माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्लेस साइकिल क्या है? ये प्रोसेस का नाम है। प्रेजेंट ऑफ H2O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कार्लेस साइकिल का प्रोसेस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कार्लेस साइकिल ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं परफॉर्म करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ये जब परफॉर्म करेगा रिएक्शन तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP की बात हम अभी आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये वैसे मैं इसका फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, फुल फॉर्म इसका हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको पूरा बता दूँगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पर डिटेल में होने वाला डिस्कशन। तो 6CO2 प्लस H2O 6H2O 38 ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाती है। ATP आपकी एक फॉर्म में है एनर्जी की, ठीक है, ठीक। तो ये था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम आ गए हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है रिस्पिरेशन का जिसमें कि ऑक्सीजन एब्सेंस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? एब्सेंस होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंस होता है। तो इसमें 2 प्रकार की प्रोसेस होती हैं, एक प्लांट में प्रोसेस होती है, एक एनिमल्स में भी प्रोसेस होती हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे दोनों में परफॉर्म होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्लांट रहेगा, प्लांट में आपका ग्लूकोज मतलब एथेनॉल बनेगा। प्लांट्स में आपका एथेनॉल बनेगा और लैटिस एसिड बनेगा आपका
एनिमल्स में, ठीक है, प्लांट्स में आपका एथेनॉल बनेगा और एनिमल्स एनिमल्स में आपका लैटिस एसिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला देखते हैं, ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल्स का ग्लाइकोलाइसिस, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही सब में प्रोसेस है, बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ा चेंजेस रहेगा, ठीक है। वहाँ पे कार्बलेस साइकिल में बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ही प्रोसेस होता है, यहाँ पे 2 प्रोसेस होगा, प्लांट्स में भी अलग होता है, एनिमल में अलग होता है, देखेंगे अभी। तो यहाँ तक का प्रोसेस दो सब में सेम रहेगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनता है तीनों में अलग चीज़ रहता है, एरोबिक में अलग रहेगा, एनारोबिक के प्लांट में अलग रहेगा, एनारोबिक के एनिमल में अलग रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, एनिमल्स में बनते हैं आपके इथेनॉल 2C2H5OH, इथेनॉल का फार्मूला है, ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा ये फार्मूला। आपका जब कभी भी पूछ लेगा एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस करिए या एनारोबिक का डिटेल में बताइए, उसका नोट लिखिए, तो उसमें आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, प्लांट में कैसे होता है रिएक्शन, एनिमल में कैसे रिएक्शन होता है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो एथेनॉल बनता है प्लांट में जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और फिर वो पायरुविक एसिड कब कन्वर्ट होता है, एब्सेंस ऑफ O2 में, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंस होता है एनारोबिक में, ईस्ट में, प्लांट्स में, तो वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एनिमल्स में कैसे होता है। एनिमल्स में होता है, आपका देख सकते हैं जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस वैसा ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस, ये भी एब्सेंस ऑफ O2 में, पर ये मसल्स में होता है। एनिमल्स में कहाँ पे होता है, मसल्स में। प्लांट्स में कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। तो एनिमल्स में आपका मसल्स में क्या पाया जाएगा, लैटिस एसिड बनेगा, लैटिस एसिड बनेगा और 2 ATP एनर्जी रिलीज होगी। तो ये था पूरा आपका एरोबिक और एनारोबिक का बीच का डिफिनेशन डिटेल में, ठीक है। अगर आप बुक से ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको लंबा पड़ जाएगा और यही चीज़ आपको वहाँ पे भी बताई जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कुछ, जैसे PA लिखा है पायरुविक एसिड डिटेल में बात करेंगे, और आपके ग्लूकोज का फार्मूला लैटिस एसिड, और ATP और ADP क्या होता है, ये सब पूरा बात करने वाले हैं नोट्स फॉर्म में, ठीक है। पायरुविक एसिड का फार्मूला देख लीजिए आप, पायरुविक एसिड का फार्मूला होता है। अब वहाँ पे अगर हम पायरुविक एसिड लिख के आपको बताते तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको पूरा चीज़ जब आपको फार्मूले में बताया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको 2 प्रोडक्ट बनाने पड़ जाएंगे। एक आपका पायरुविक एसिड का प्रोडक्ट बनाना पड़ जाएगा आपको, वो प्लांट और एनिमल्स में CH3, फिर सिंगल बॉन्डिंग C, डबल बॉन्डिंग O, सिंगल बॉन्डिंग COOH, ये पूरा आपको कंफ्यूज करेगा। इसमें वहाँ पे पायरुविक एसिड सिर्फ आपको लिखा गया है, आप वहाँ पे ये फार्मूला आप लिख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, प्लांट्स के और एनिमल्स के जो भी आपका प्रोसेस है एनारोबिक और एरोबिक का, लिख सकते हैं आप ये फार्मूला। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में भी हमने देखा है, ठीक है। लैटिस एसिड आपका यहाँ पे अभी मैंने बताया ना, एनिमल में लैटिस एसिड बनता है। लैटिस एसिड का फार्मूला देख लीजिए, लैटिस एसिड का फार्मूला होता है CH3CHCOOH, इधर सिंगल बॉन्डिंग OH, ठीक है। लैटिस एसिड का ये फार्मूला होता है। ATP क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, अभी मैंने आपको बताया था ना, ATP हम फुल फॉर्म में और डिस्कस करेंगे। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ADP होता है एक, ADP के फॉर्म में भी एनर्जी होती है और एक ATP के फॉर्म में। ADP होता है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, ठीक है। और देखते हैं अब ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, ATP बनता किससे है, वो चीज़ आपको डिस्कस करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा ATP बनता किससे है। ATP आपका ADP और फॉस्फेट और एनर्जी के मिश्रण से आपका ATP बनता है। आप ये अब तो आप एक बात समझ गए होंगे कि ADP आपका लो एनर्जी प्रोड्यूसर है और ATP आपका ये हाई एनर्जी प्रोड्यूसर है, ठीक है। ATP आपका लो एनर्जी प्रोड्यूसर है, मतलब हाई एनर्जी है, और ADP आपका लो एनर्जी प्रोड्यूसर है। ये लो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये हाई आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक। इसका ATP का फॉर्मेशन होता है ADP प्लस फॉस्फेट और एनर्जी से ATP का फॉर्मेशन होता है, ये हाई एनर्जी का होता है। अब देखते हैं, हम कुछ डिफरेंस करते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस, ब्रीथिंग क्या होता है, ये एक मैकेनिज्म है,
ठीक है, जिसमें कि हम ऑक्सीजन लेते हैं हवा एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, उसे हम ब्रीथिंग प्रोसेस कहते हैं। रिस्पिरेशन में क्या होता है, ये अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस का एक पूरा तरह से अपोजिट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आपका छोटे छोटे सब्सटेंस मिलके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, पर यहाँ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ दिया जाता है रिस्पिरेशन में एक तरह से। मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता परफॉर्म करता है। It include breathing as well as oxidation of food in the cell organism to release energy। इसमें ब्रीथिंग भी परफॉर्म करता है और इसमें सेल ऑर्गन्स में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें ब्रीथिंग परफॉर्म करेगा ही और इसमें सेल एनर्जी भी रिलीज होगी। ये होता है आपका रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। अब हम आगे और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम रिस्पिरेशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे, फिर रिस्पिरेशन इन एनिमल डिस्कस करेंगे, फिर हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। वो हमारा इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक होने वाला है। ठीक है, हमारा जैसा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था मेन टॉपिक, और ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम भी उसी तरह पूरा मेन टॉपिक होने वाला है। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में रूट, स्टीम और लीव से परफॉर्म होता है। रिस्पिरेशन बहुत प्लांट में स्लो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इस प्लांट टेक्स प्लेस इज बाय डिफ्यूजन। जो प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से होता है, डिफ्यूज़न से। ठीक है, रूट किस तरह रिस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, रूट हेयर से, लीव्स स्टोमेटा से परफॉर्म करता है, स्टीम वीक स्टीम और वुडी स्टीम। वीक स्टीम आपका स्टोमेटा से परफॉर्म करता है और वुडी स्टीम आपका लेंटिकल से परफॉर्म करता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि लीफ जो है आपका वो दो प्रकार के रिस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। दो प्रकार के रिस्पिरेशन कहने का मतलब कि एक डे टाइम का रिस्पिरेशन होता है और एक नाइट टाइम का। डे टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है, डे टाइम में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज़ आउट, मतलब ऑक्सीजन गैस हम लोग को देता रहता है डे टाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम सूरज ढल जाता है, तो उस समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन हमारे निकलेगा ही नहीं प्लांट से। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन प्लांट्स में इन रहता है, अंदर साइड ऑक्सीजन रहता है, और रात के टाइम हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये दो प्रकार की रिस्पिरेशन थी जो लीव्स परफॉर्म करता है, एक डे टाइम में, एक नाइट टाइम में। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब अपने नोट्स में लिखते चलिए, सब जिस तरह बताया जा रहा है। अब देखते हैं रिस्पिरेशन इन एनिमल्स में रिस्पिरेशन किस प्रकार होता है। एनिमल्स में रिस्पिरेशन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हम डिटेल में ना डिस्कस करके छोटे छोटे टॉपिक्स में डिस्कस कर लेंगे। एमोबा में सेल मेम्ब्रेन से होता है, अर्थवॉर्म में स्किन से होता है, फिश में आपका गिल्स से होता है, कॉकरोच में आपका ट्रैकिया से होता है, ह्यूमन, बर्ड और रेप्टाइल्स में आपका लंग्स से होता है। बर्ड, ह्यूमन, रेप्टाइल्स में आपका लंग्स से होता है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा टॉपिक आपका MCQ बेस्ड होने वाला है, क्योंकि इस पे आज तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक है, इस पे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो MCQ से ही पूछेगा। और ठीक है, याद रखिएगा। अब हम सबसे मेन टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। इस पर कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं, देख लेते हैं ह्यूमन मतलब एनिमल्स के रिस्पिरेशन से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, लार्ज बहुत बड़े सरफेस में बहुत बड़े सरफेस एरिया होता है। एक तरह से जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन ही का एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन एक तरह से लंग्स से मतलब अपने फेफड़ों से ही तो रिस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है, तो वो भी तो एक उसका बड़ा सरफेस हो गया, मतलब कि ज़्यादा सरफेस में रिस्पिरेशन। तो जो एनिमल होता है वो ज़्यादा बड़े सरफेस पे रिस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, और जो प्लांट्स होते हैं वो कम सरफेस पे रिस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रिस्पिरेशन ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत आपके इजी डिफ्यूज़न हो जाते हैं, मतलब इजी डिफ्यूज़न हो जाते हैं एक्सचेंज ऑफ इस रिस्पिरेटरी गैस। मतलब इसमें क्या होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपके ज़्यादा इजीली डिफ्यूज़न को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ कॉमन फीचर्स एनिमल्स से ऑर्गेनिज्म एनिमल रिस्पिरेशन के। अब ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं कि वो करेंगे, डिटेल में पर डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें मेन ऑर्गन्स जो कि परफॉर्म करते हैं वो नसल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स और डायफ्राम होते हैं। ठीक है,
ट्रैकिया आपका श्वास नली है, डायफ्राम आपका डायफ्राम। इसका प्रोसेस डिस्कस करते हैं। अगर आप बुक की तरह पढ़ने चलेंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा टॉपिक, और उस तरह से आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आपको जब टॉपिक एक एक करके आपको बताया जाएगा तो आपको उससे ज़्यादा और समझ में आने लगेगा। ठीक है, जब आपको टॉपिक्स को तोड़ दिया जाएगा, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा कि इस तरह प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। तो आपको, क्योंकि बुक्स में सब मिला के दिया रहता है, तो वहाँ पे आपको नहीं पढ़ाना सही रहता। तो आप बुक्स पढ़ोगे पर आपको समझ में नहीं आता उतना अच्छे से। टॉपिक जब आपको तोड़ के पढ़ाया जाता है प्रोसेस पूरा, तो आपको और अच्छे से समझ में आता है। तो देखते हैं प्रोसेस। पहला प्रोसेस देखते हैं। नोज़, हमारे नाक में 2 होल्स हैं। आउटसाइड का नॉस्ट्रिल्स, जिसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स मतलब नासिका जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ये ओपन होते हैं कहाँ पे? नासल पैसेज में। मतलब जैसे कि आपको फिगर में भी पूरा दिख रहा होगा, जैसा कि आप बुक में भी फिगर पूरा देख लीजिए अपना। नाक में 2 होल होते हैं जो नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स हमारा नासल पैसेज में ओपन होता है, नासल पैसेज। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सेकंड प्रोसेस। नसल पैसेज में ओपन होता है। नसल पैसेज में क्या पाया जाता है? नसल पैसेज में नसल हेयर्स होती हैं। ठीक है, और इसमें लाइमेड म्यूकस होते हैं। म्यूकस का क्या काम रहता है? म्यूकस का काम क्या रहता है, ये चीज़ ध्यान से। म्यूकस का काम रहता है जो हवाएं आ रही हैं उनको क्लीन करना, क्लीन द एयर एंटरिंग इनटू द म्यूकस ट्रैकिया। मतलब कि म्यूकस का काम क्या रहता है? हवाओं को क्लीन करना। ठीक है, और नसल पैसेज से एयर इंटर करता है ग्रास नली में, मतलब हैरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया। अब हैरिंग्स कहाँ पे ओपन होता है? ट्रैकिया में ओपन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। हैरिंग्स कहाँ ओपन होता है? ट्रैकिया में ओपन होता है। ठीक, अब ये चीज़ें आप पूरा प्रोसेस ध्यान दीजिए, किस कौन सी चीज़ें कहाँ पे ओपन होती है। नॉस्ट्रिल से फिर नसल पैसेज नसल हेयर में आए, फिर म्यूकस में आए, म्यूकस से हम अब हैरिंग्स में आ गए, ग्रास नली में आ गए, ग्रास नली अब ट्रैकिया में ओपन होती है। ट्रैकिया एक तरह का लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, विंड पाइप जिसे कहते हैं, हवा की नली। ठीक, ट्रैकिया आपका विंड पाइप है। विंड पाइप मतलब हवा की नली, श्वास नली जिसे कहते हैं। ये अपर पार्ट होता है ट्रैकिया का, उसे हम हैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये वॉइस बॉक्स होता है, जो कि हवा के पाइप की ऊपर वाली नली आपका लैरिंक्स होता है। इसको हम कहते हैं स्वर यंत्र मतलब वॉइस बॉक्स से हम इसे कहते हैं, जो कि हेल्प करता है आपको प्रोड्यूस करने में साउंड का प्रोडक्शन में यही हेल्प करता है आपका लैरिंक्स। ठीक है, आपका ट्रैकिया जो होता है सी लाइक कार्टिलेज रिंग होता है। ठीक है, ट्रैकिया आपका सी लाइक कार्टिलेज रिंग होता है। ठीक है, जो कि आपको प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से। जब एयर्स आती हैं तो ऐसे कोलैप्स होती हैं, तो वो सी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ट्रैकिया का, मतलब सी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेजियस रिंग का, वो आपका एयर को कोलैप्स होने से आपको प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब ट्रैकिया से रन करेगा नेक में। ठीक है, वो पाइप जो आ रही पाइप, अब ध्यान से देखिएगा, पाइप आगे बढ़ रही है। ठीक है, अभी हम कार्टिलेजियस रिंग पे पहुंच गए थे, कार्टिलेजियस रिंग से अब हम नेक पे आ चुके हैं। नेक से आने के बाद, नेक से जब वो पाइप रन करेगी, वो डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब ब्रांचेस में, कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। मतलब उसको जो हम कहते हैं ब्रांचेस कहते हैं। जब आपके ट्रैकिया से जो आता है नली, वो डिवाइड हो जाता है ब्रांचेस फिर डिवाइड हो जाता है किसमें? ब्रोंकाइट्स में। इसको श्वास नलिया कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ब्रोंकाइट्स में डिवाइड होता है। अब द टर्मिनल एंड ऑफ ब्रोंकस इज कॉल्ड एल्वेली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब इसका काम क्या होता है? एल्वेली का काम क्या होता है? ये आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। मतलब लंग्स का सरफेस एरिया जो होता है इंक्रीज करने का काम किसका होता है? एल्वेली का इंक्रीज। ठीक है, इसका काम होता है लंग्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था, लास्ट तक का लंग्स तक का 7 प्रोसेस था। अब हम डिस्कस करेंगे लंग्स क्या होता है। लंग्स से ह्यूमन बीइंग का वो पेयर होता है, 2 पेयर होते हैं। पेयर ऑफ लंग्स विच इज सिचुएटेड इन चेस्ट में सिचुएट होता है। ईच लंग्स इज सराउंडेड बाय डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड प्यूरुलर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, विच कंटेन प्यूरुलर फ्लूइड बिटवीन
इसमें आपका जो प्यूरलर फ्लूइड होता है प्रोटेक्ट लंग्स द जार्क। ये जो फ्लूइड होता है, ये जो पानी का एक तरह से मिश्रण होता है यहाँ लंग्स में, वो आपका क्या प्रोटेक्ट करता है, जार्क से, लंग्स में जार्क ना हो। ठीक है, मतलब लंग्स में कभी कभी हवा ज़्यादा तेज़ आ जाती हैं, तो कभी कभी लंग्स से कम हवाएँ आती है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका लंग्स ठीक तरह से प्रोसेस करें। लंग्स में दो लोब्स होते हैं, ठीक है, राइट लंग्स में, ठीक है, 3 लोब्स होते हैं आपके 3 लोब्स ऑफ द लंग्स कंटेन रेस्पिरेटरी कार्ड यूनिट एल्वोली। ठीक है, 3 लोब्स होते हैं आपके एल्वोली में। ठीक, ये चीज़ था प्रोसेस आपका लंग्स का, ह्यूमन रिस्पिरेटरी का कैसे कैसे प्रोसेस है आपका, मतलब नाक से शुरू होके आपका एल्वोली तक एंड होना, ये पूरा प्रोसेस था। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखते हैं, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म मतलब जो ब्रीथिंग हम करते हैं, निश्वासन हम 2 प्रकार से करते हैं, एक इंस्पिरेशन से होता है, एक एक्सपिरेशन से होता है। तो इंस्पिरेशन को हम निश्वासन कहते हैं, ठीक है, और एक्सपिरेशन को हम उच्छ्वासन कहते हैं। इंस्पिरेशन क्या होता है, इसमें ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द थ्योरिक कैविटी इज इंक्रीज, मतलब कि जब इसमें कोई हवाएं आती हैं उसको इंस्पिरेशन कहते हैं, जब हवाएं निकलती हैं तो उसको एक्सपिरेशन कहते हैं। ठीक है, ये सब आप डिफरेंस देख लीजिए। रिब्स इसमें अपवर्ड मूव करती है, डायफ्राम इसमें आपका डाउनवर्ड मूव करता है, इसमें अपवर्ड मूव करता है। रिब्स आपका एक्सपिरेशन में आपका इनवर्ड मूव करता है, थ्योरिक कैविटी आपका डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग। रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, एडल्ट कोई भी जब जवान पर्सन होते हैं, मतलब कि बड़े लोग जो होते हैं, उसमें 15 से 18 टाइम्स, मतलब 15 से 18 टाइम रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है। मतलब सांस लेते रहने का जो ब्रीथिंग होता है, लेना छोड़ना, उसमें होता है 15 से 18 टाइम्स होता है आपका पर मिनट बड़े लोगों में, एडल्ट लोगों में। और आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है विच कैरीज ऑक्सीजन टू बॉडी। ठीक है, जो आपका हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में पाया जाता है, खूनों में, वो आपका कैरी करता है ऑक्सीजन को ब्लड पूरे बॉडी तक। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में कितना पाया जाता है, 12 से 18 ग्राम DL का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा रेस्पिरेशन का जो टॉपिक था, एनिमल में रेस्पिरेशन, प्लांट में रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। आपके सिलेबस में बस इतने ही टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर गेन कर पाएंगे। और जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ, उस नोट्स को बहुत अच्छे से लिखिए, क्योंकि ये बुक से मैं आपके लिए बहुत ही छाट के नोट्स लिखवाता हूँ। क्योंकि आप एक तरह से बुक पढ़ने बैठोगे, आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। नोट्स पढ़ोगे, कम समय में अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे, और अच्छे से आप जो बुक आपको बताना चाहता है वही आपको नोट्स भी बताना चाहता है। बुक और नोट्स सेम है, बस आपको टाइम मैनेज करना है। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। नोट्स से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, बुक से भी समझ जाओगे, ऐसी बात नहीं। बुक आपको बस कोई पढ़ाने वाला चाहिए अच्छे से, नोट्स आपको पढ़ाने वाले मिल जाते हैं। और हम ये पूरा जो नोट्स है, ये पूरा एक तरह से बुक का ही है, बुक से ही चीज़ें लेके हम आपको ये लिखवाते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह पूरा 5 लेक्चर तक ये चलेगा, ये लाइफ प्रोसेस का टॉपिक। तो आप इसी तरह पूरा लेक्चर देखते रहिए। जय हिंद।